वेलकम टू बेसिक इंग्लिश बाय शरद सपकाल। साथियों, ये लेक्चर नंबर 37 है और यहाँ पर हम इंट्रोडक्टरी देयर का इस्तेमाल सीखेंगे। इंट्रोडक्टरी देयर introduces certain sentences. This is also called as dummy subject and real subject is something else. तो इसका इस्तेमाल बहुत होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि देयर जो है THERE देयर यानी वहां, ये एक एडवर्ब है किसी भी चीज का स्थान दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कि चेयर्स आर केप्ट देयर, यानी चेयर्स वहां रखी है। यू मीट मी देयर, तुम मुझे वहां मिलो। तो इस देयर के मायने है वहां। हियर यानी यहां, देयर यानी वहां, एंड बोथ आर एडवर्ब्स। लेकिन इस देयर का एक और इस्तेमाल है और वो बहुत व्यापक रूप से काम में आता है, और इसको जब उस इस्तेमाल में लेते हैं तो इसे डमी सब्जेक्ट या नकली सब्जेक्ट कहते हैं। नकली सब्जेक्ट इसलिए कहते हैं कि यहां सब्जेक्ट कुछ और होता है और कई बार तो सब्जेक्ट कहां है, क्यों है, कब है, यह भी नहीं बताया जाता है। बस सब्जेक्ट के होने की बात की जाती है। इनमें अक्सर जो टू बी के रूप है, यानी बी यानी होना, टू बी यानी होना, और बी के अनेक रूप है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, मस्ट बी, कुड बी, यूज टू बी। तो जहां भी बी लगता है और बी के बाद जाहिर है कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन या एडवर्ब या एडजेक्टिव की शक्ल में आता है। तो जिन सेंटेंसेस में बी होता है उसमें अक्सर इसका इस्तेमाल होता है एज ए डमी सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट कुछ और होता है और कई परिस्थिति में हम सब्जेक्ट को शुरुआत में नहीं लिख सकते हैं जो असली सब्जेक्ट होता है। वहां पर देयर का इस्तेमाल इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में या डमी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जब देखिए कि सेंटेंसेस में एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, किसी के होने की बात हो रही है, यानी कि वर्ब बी है और एडवर्ब में कुछ है, एडवर्ब में टाइम दिखाने वाला या स्थान दिखाने वाला या मकसद दिखाने वाला ऐसा कोई शब्द या कोई फ्रेज है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए डमी सब्जेक्ट। यहां देखिए, जब हमको यह स्ट्रेस करना होता है कि कहां पर क्या है या कब कौन सी चीज है या किस काम के लिए या किस मकसद से कुछ चीज है, इसमें सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना कि स्थान, समय और मकसद इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जानना चाहता है कोई कि कल क्या है, तो कल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम बोलेंगे कि कल शादी है या कल रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है या कल हड़ताल है। तो कल क्या है ये इंपॉर्टेंट है, आगे क्या है। कई जगह आपने देखा होगा कि आगे अपघात प्रवण स्थल है, यानी एक्सीडेंट प्रॉन प्लेस। तो यहां पर यह जानने में दिलचस्पी होती है कि कहां पर कौन सी चीज है। भाई, घर पे कौन है या ऑफिस में कौन है। तो यहां यह जानना महत्वपूर्ण है कि ऑफिस में कौन है या ऑफिस में क्या है, या इस काम करने के लिए कौन है, या खाने के लिए क्या है। तो कौन सी कोई भी चीज हो सकती है वहां पर, उसकी इंक्वायरी नहीं हो रही है। मकसद क्या है, उसके लिए क्या इंक्वायरी हो रही है, वहां उस मकसद को पूरा करने के लिए क्या है, उसकी बात हो रही है। जैसे कहा गया है कि घर में मेहमान है या घर पे मेहमान है, बात यह हो रही है कि घर पे मेहमान है। तो प्रश्न यह है कि घर पे क्या है ये जानने में अगले को दिलचस्पी है, मेहमान कहां है ये जानने में उसको दिलचस्पी नहीं है। तो
घर में मेहमान है, अभी आप मेरे घर मत आइए, घर पे मेहमान है, ऐसा हम कहते हैं कई बार। तब ऐसी सूरत में हम इस देयर का इस्तेमाल एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला कि क्या मैं तुम्हारे घर अभी आऊं, तो आप कह सकते हो कि नहीं यार, घर पे मेहमान है। तो इसको अंग्रेजी में लोग कहेंगे कि डोंट कम नाउ, देयर आर गेस्ट इन द हाउस, यानी घर पर मेहमान है। हम इस देयर को इस वाक्य में इन द हाउस, ये जो एडवर्ब है यानी स्थान बताने वाला जो फ्रेज है, उसको पहले भी लिख सकते हैं, इन द हाउस देयर आर गेस्ट, क्योंकि यहां बात ये हो रही है कि कहां पर क्या चीज है, कौन कहां है, इसकी बात नहीं हो रही है, ये चीज को समझना है। देयर इज ए मैरिज टुमारो, किसी ने पूछा भाई कल यहाँ क्या है, मंडप दिख रहा है, तो व्हाट इज देयर, तो देयर इज ए मैरिज टुमारो, या टुमारो देयर इज ए मैरिज। टुमारो को पहले भी ले सकते हो आप, एडवर्ब को पहले भी ले सकते हो। तो देयर इज ए मैरिज टुमारो, ही इज इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट इज देयर टुमारो। तब हम कहेंगे कि टुमारो देयर इज ए मैरिज या देयर इज ए मैरिज टुमारो। देयर आर 50 men टू हेल्प यू, मकसद यहां पर इंपॉर्टेंट है। टू हेल्प यू देयर आर 50 men, यानी 50 लोग तुम्हारी मदद के लिए है। सवाल यह कि तुम्हारी मदद के लिए कौन है या क्या है, ये बात या इसकी इंक्वायरी हो रही है। सो इन ऑर्डर टू से वेयर, व्हेन एंड व्हाई समथिंग इज, या वाज, जो भी कह लो, किसी भी टेंस में हो सकता है। कहां कोई चीज है, कब कोई चीज है, या क्यों कोई चीज है, ये बताना जब इंपॉर्टेंट होता है, तब हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। देयर यूज्ड टू बी या देयर वाज अ प्लेग्राउंड एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, यानी एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट क्या था, इसको जानने में दिलचस्पी है। प्ले ग्राउंड था या पोस्ट ऑफिस था या कोई स्कूल थी, इसका सवाल नहीं है। सवाल यह है कि एंड ऑफ द स्ट्रीट में क्या था। तो ऐसे सेंटेंसेस, सड़क के अंत में एक खेल का मैदान हुआ करता था, ये इसका ट्रांसलेशन। देयर आर फेरीज एट द बॉटम ऑफ द गार्डन, यानी बगीचे के निचले हिस्से में परियां है। देयर आर फेरीज। आई वंडर इफ देयर विल बी एनीवन एट होम, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। मुझे आश्चर्य है या मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या घर पर कोई होगा। इफ देयर विल बी, इफ के माने क्या होता है वो हम देखेंगे कंजंक्शन में। और मुझे आश्चर्य भी है कह सकते हैं, या मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ऐसा भी आई वंडर का वो होता है कि मुझे पता नहीं है, ऐसा भी कुछ होता है इसका अर्थ। देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम, जरूर कोई समस्या होनी चाहिए। ये जो सेंटेंसेस है, देयर का इस्तेमाल होगा। सम प्रॉब्लम मस्ट बी देयर भी कह सकते हो आप इसको। आप ये भी कह सकते हो देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम विथ मशीन, या विथ मशीन देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम। तो ये सेंटेंसेस हमको जब हम बातचीत सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो उससे एक हमको आदत भी लग सकती है, हम समझ में भी आ सकता है हमको कि कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन देयर आर सर्टेन रूल्स, जैसे मैंने कहा अभी कि देयर आर सर्टेन रूल्स, मतलब कुछ नियम है। अब कुछ नियम है, ये बस इसके साथ में तो कोई और एडवर्ब नहीं आया है, कहाँ है, क्यों है। तो देयर का इस्तेमाल यहां पर कर दिया मैंने कि देयर आर सम रूल्स और देयर आर सर्टेन रूल्स। देयर इजंट एनी वाटर इन दी स्विमिंग पूल, देयर इजंट, स्विमिंग पूल में कोई पानी नहीं है या बिल्कुल पानी नहीं है। देयर इजंट एनी शुगर इन माई कॉफी, या देयर इज नो शुगर इन माई कॉफी। नो को जो है इजंट एनी से रिप्लेस कर सकते हैं। तैराकी के पूल में पानी नहीं है, मेरे कॉफी में चीनी नहीं है, ऐसे। देयर विल बी ए फंक्शन टू नाइट, अब देखिए समय बताने के लिए, टू नाइट यानी आज रात। देयर विल बी ए फंक्शन टू नाइट, यानी आज रात एक समारोह होगा। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ सच काइंड इन द पास्ट, यानी ऐसे इंस्टेंसेस, ऐसी घटनाएं होती रही है या हो चुकी है पहले भी भूतकाल में। कल एक दुर्घटना हुई थी, देयर वॉज एन एक्सीडेंट यस्टरडे। तो एन एक्सीडेंट वॉज यस्टरडे, ये कहना
थोड़ा सा अटपटा लगता है, इसलिए देर से इनको इंट्रोड्यूस करते हैं। और देर को जब शुरू में लगाते हैं तो उसमें एक फ्लो या एक रवानी आ जाती है। और यस्टरडे जैसा कि आपके इसके अंदर समय बताया जा रहा है। अब देखिए मकसद बताने के लिए, व्हाई समथिंग इज देयर, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। करने के लिए बहुत सारा काम है। व्हाट इज देयर फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते में क्या है, नाश्ते के लिए क्या है। देयर इज फ्राइड राइस फॉर ब्रेकफास्ट, यानी नाश्ते में फ्राइड राइस है, तला हुआ चावल है। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, यानी चिंता की कोई बात नहीं है। देयर इज नथिंग टू वरी भी कह सकते हो, वरी अबाउट भी कह सकते हो। देयर का इस्तेमाल हमने ऊपर के सेंटेंसेस में देखा कि जब एडवर्ब में कोई समय, स्थान या कारण होता है तब होता है इसका इस्तेमाल। उसी प्रकार जब कोई ऐसा एडवर्ब के अंदर कोई शब्द या कोई जुमला या कोई फ्रेज नहीं है, सिर्फ अस्तित्व की बात हो रही है कि कोई चीज है या कोई चीज थी, कहां थी, क्यों थी, कब थी, इसका कोई जिक्र नहीं है सेंटेंसेस में। ऐसे सेंटेंस में तो देयर का इस्तेमाल एकदम आवश्यक हो जाता है। तो यहां पर भी when there is no complement in the sentence after verb be, तो in that situation also we make use of there as a dummy subject, क्योंकि यहां कुछ ना कुछ चीज का एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कि एक राजा था। अब एक राजा था तो अ किंग वॉज, लेकिन ग्रामर का रूल कहता है कि बी जो वर्ब है, यानी इज, वॉज, इज, एम, आर, वॉज, वर, जितने भी बी के रूप है, इसके बाद में कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट आना जरूरी है। अ किंग वॉज वॉट, अ किंग वॉज फेयर और अ किंग वॉज ग्रेट, कुछ भी। अब यहां तो है ही नहीं, एक राजा था की बात हो रही है, तो ऐसे इसमें अ किंग वॉज ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं ट्रांसलेशन अंग्रेजी में। तो यहां देयर का इस्तेमाल करना आवश्यक होता है। तो हम ये कह सकते हैं अ किंग वॉज देयर। अब यहां देयर के माने वहां नहीं है कि भाई वहां एक राजा था, ऐसा नहीं इसका। इसको बोलने के लिए ज्यादा और भी आसान तरीका या ज्यादा प्रचलित तरीका है देयर वॉज अ किंग। एक राजा था का ट्रांसलेशन हो जाएगा देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। उसी प्रकार हमें कहना है कि लेकिन एक समस्या है, तो बट अ समस्या को प्रॉब्लम, बट अ प्रॉब्लम इज, ऐसा तो कह के रुक नहीं सकते, इज के बाद कुछ ना कुछ तो देना होगा। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में कुछ रखना होता है, वैसे ही एक बी जो होता है, बी, सीम, अपीयर, ये जो एक लिंकिंग वर्ब्स है, इनके बाद में कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट देना जरूरी है, कोई नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो लेकिन एक समस्या है, इसका ट्रांसलेशन हमें फिर देयर का इस्तेमाल करके करना होगा कि बट देयर इज अ प्रॉब्लम। तो देयर इज अ प्रॉब्लम या बट अ प्रॉब्लम इज देयर, ऐसा भी हम कह सकते हैं। लेकिन बट अ प्रॉब्लम इज ऐसा कह के रुक नहीं सकते। अब इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। अ फ्यू बॉयज आर देयर, अ फ्यू यानी बहुत कम, या अ फ्यू बॉयज आर देयर, कुछ लड़के हैं। देयर आर अ फ्यू बॉयज ऐसा भी कह सकते हो। और फ्यू बॉयज आर देयर ऑन द ग्राउंड, मैदान पर कुछ लड़के हैं। देयर आर अ फ्यू बॉयज ऑन द ग्राउंड, अ फ्यू यानी कुछ ही, बहुत कम, कुछ से भी कम, मैदान पर कुछ ही लड़के हैं, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। देयर आर सम पीपल हु डोनेट ब्लड, कुछ लोग हैं जो रक्तदान करते हैं। टीम में 10 सदस्य होंगे, देयर विल बी 10 मेंबर्स इन द टीम, ऐसे इसके ट्रांसलेशन होते हैं। देयर विल बी अ गुड क्रॉप दिस ईयर, ये एक उम्मीद दिखा रहा है इस साल अच्छी फसल होगी। आप ये भी कह सकते हो कि दिस ईयर देयर विल बी अ गुड क्रॉप। नाउ देयर वॉज नो प्रॉब्लम, अब कोई समस्या नहीं थी, पुरानी बात दिखा रहा है। व्हाट इज देयर, क्या है वहां पर। देयर इज अ मार्केट, देयर इज अ मार्केट भी कह सकते हो, देयर इज अ मार्केट देयर भी कह सकते हो। देयर इज नो टाइम, इसका ट्रांसलेशन हो गया समय नहीं है।
अब समय नहीं है, टाइम इज नॉट, ऐसा तो नहीं कह सकते हो ना। तो देर इज नो टाइम, देर इजंट एनी टाइम, देर इजंट एनी टाइम यानी देर इज नॉट एनी टाइम, कोई वक्त नहीं। देर आर नो चेयर्स, देर इज नो चेयर भी कह सकते हो, देर आर नो चेयर्स भी कह सकते हो। देर आर्ट एनी चेयर्स, आरंट अक्सर नहीं बोलते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन एंट ऐसा ही इसका ट्रांसलेशन होता है। देर आर्ट एनी चेयर्स। देर इज अ सेइंग, अब देखिए हम कहते हैं कई बार भाई एक कहावत है, तो देर इज अ सेइंग, इसका ट्रांसलेशन ऐसा होगा। सेइंग इज ऐसा तो नहीं होगा, एक कहावत है का। देर इज अ सेइंग, क्या कोई समस्या है? अगेन, इज देर एनी प्रॉब्लम? इनके इंट्रोगेशन वगैरह वैसे ही होते हैं जैसे बाकी सेंटेंसेस के हमने देखे थे बी वर्ब के अंदर, वैसे ही। अब देखिए, जब हमें कहना होता है कि कोई स्पेसिफिक नाउन, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति कहाँ है, कब है, तो ऐसी स्थिति के लिए हम स्पेसिफिक नाउन प्लस प्लेस या टाइम या पर्पज दे सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि कोई स्पेसिफिक नाउन की अगर बात हो रही है तो फिर हमको नाउन से ही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर वहां देयर बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां अगले को दिलचस्पी ये जानने में है कि वो व्यक्ति कहाँ है या वो घटना कब है। तो यहां पर एडवर्ब के लिए इंक्वायरी नहीं है, यहां पर नाउन की इंक्वायरी है कि भाई गांव कहाँ है। और दूसरी तरफ ये पूछा जाएगा कि वहां क्या है, तो वहां एक गांव है। तो पूछने वाले की दिलचस्पी ये थी कि वहां पर क्या है। इस स्थिति में हमें ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक नाउन के बाद में अगर पर्पस, प्लेस या टाइम आ रहा है तो इसके माने उस स्पेसिफिक नाउन की इंक्वायरी की जा रही है और उसी का जवाब देना है हमें। तो हम कहेंगे जैसे मेहमान घर पर है, किसी ने पूछा कि भाई मेहमान कहाँ है, यहां ये नहीं पूछा जा रहा है कि घर पे कौन है, यहां पूछा जा रहा है कि मेहमान कहां पर है। तो हम कहेंगे द गेस्ट्स आर इन द हाउस। मैरिज कब है किसी ने पूछा, तो हम बोलेंगे मैरिज इज टुमारो। यहां इंक्वायरी ये नहीं हो रही है कि कल क्या है। कल क्या है अगर इंक्वायरी होती है तो हम कहेंगे देयर इज ए मैरिज टुमारो, लेकिन शादी कब है ये किसी की इंक्वायरी है तो हम कहेंगे द मैरिज इज टुमारो। आपकी 50 लोग आपकी मदद के लिए है, ये अगर जवाब देना है तो 50 men आर देयर टू हेल्प यू, यहां पर इस प्रकार से बोलेंगे। उसी प्रकार अ मैन इज हियर, यहां एक आदमी है बोलने के लिए अ मैन इज हियर, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, लेकिन इट्स अनकॉमन यूज, ऐसा इस्तेमाल नहीं होता है। हम जनरली कहते हैं देयर इज अ मैन हियर, यहां एक आदमी। यहां पर देखिए ये जो हियर है ये एक एडवर्ब है, यहां एक आदमी है बोलने के लिए आप ये भी कह सकते हो कि अ मैन इज हियर, लेकिन ऐसा कहा नहीं जाता है। अक्सर कहते हैं देयर इज अ मैन हियर या हियर देयर इज अ मैन। अ प्रोग्राम इज हियर या प्रोग्राम इज टुमारो, ऐसा ना कहते हुए देयर इज अ प्रोग्राम टुमारो कह सकते हो या देयर इज अ प्रोग्राम हियर ऐसा कह सकते हो। जब हम एडवर्ब को स्ट्रेस करते हैं, एडवर्ब के ऊपर हमारा जो जोर होता है, तो हम इस प्रकार से देयर का इस्तेमाल करते हैं। और हम देयर का इस्तेमाल करेंगे, फिर बी, उसके बाद रियल सब्जेक्ट, उसके बाद में जो भी एडवर्ब आना है वो करेंगे इस्तेमाल, या फिर हमें रियल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस देयर प्लस एडवर्ब ऐसा भी कह सकते हैं। यानी देयर को वर्ब के पहले भी रख सकते हैं और रियल सब्जेक्ट के और वर्ब के बाद में भी रख सकते हैं। जैसे देखो देयर वर मेनी पीपल देयर, ये जो सेंटेंस है इसके अंदर का जो दूसरा वाला देयर है वो एक एडवर्ब है। वहां बहुत लोग थे या बहुत लोग वहां थे।
तो देयर वर मेनी पीपल देयर, इस दूसरे देयर को भी देना जरूरी है। पहला वाला देयर तो डमी सब्जेक्ट हो गया। मेनी पीपल वर देयर, इसका भी ट्रांसलेशन वैसा ही होता है कि बहुत से लोग वहां थे या वहां बहुत से लोग थे। देयर आर टू बॉयज इन द रूम, अब देयर को हमने शुरू में रखा इंट्रोडक्टरी देयर के समान। हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं, टू बॉयज आर देयर इन द रूम। तो देखिए हमने देयर को यहां आर के बाद या बी वर्ब के बाद भी रखा है, बाद में रखा है, और इसमें शुरू में रखा है। तो देयर आर टू बॉयज इन द रूम भी कह सकते हो, या टू बॉयज आर देयर इन द रूम भी कह सकते हैं। टू बॉयज आर इन द रूम ये जनरली नहीं कहा जाता है। देयर इज वाटर इन द टम्बलर, टम्बलर में पानी है, गिलास में पानी है। देयर इज वाटर इन द टम्बलर भी कह सकते हो, वाटर इज देयर इन द टम्बलर भी कह सकते हो। जैसे कहना हो कि या आज शाम टीवी पर एक इंटरेस्टिंग फिल्म आ रही है, तो हम कह सकते हैं एन इंटरेस्टिंग फिल्म इज ऑन टीवी दिस इवनिंग। ये भी कह सकते हैं एन इंटरेस्टिंग फिल्म इज देयर ऑन टीवी दिस इवनिंग, ऐसा भी कह सकते हैं। और देयर इज एन इंटरेस्टिंग मूवी ऑन टीवी दिस इवनिंग, ऐसा भी कह सकते हैं। फिल्म को मूवी भी कह सकते हो आप। तो देयर शुरू में भी आ सकता है। देयर वर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, पार्क में बच्चे खेल रहे थे। देयर इज अ लायन इन दिस डेन, इस गुफा में एक शेर है। इसमें आप देखिए कि पार्क में, गुफा में, ये स्ट्रेस दिया जा रहा है कि कहां क्या है। द लायन इज इन द डेन, ऐसा जब हम कहते हैं तो इसके माने होता है कि शेर गुफा में है। यानी किसी ने पूछा शेर के बारे में तो हम द लायन इज इन द डेन ऐसा कहेंगे। देयर वर ए लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन द रूम, कमरे में बहुत सारे मच्छर थे। अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज वर इन द रूम, ऐसा भी कह सकते हो। देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट, यानी एक दुर्घटना हुई है। देयर मस्ट हैव बीन मोर देन 500 इन ऑडियंस, दर्शकों में 500 से अधिक लोग रहे होंगे। देयर सीम्स टू बी ए मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, लगता है उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, दो व्यक्तियों के बीच में। तो लगता है, देयर सीम्स, लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है। टू बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग, बी यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए लगा हुआ वर्ब है। और देयर सीम्स यानी लगता है। देयर सीम्ड होता तो लगा, ऐसा होता पास्ट टेंस में। तो इनका इस्तेमाल बहुत जगह होता है, जैसे कि अमाउंट और नंबर्स बताने में। देयर इज प्लेंटी ऑफ ब्रेड लेफ्ट, बहुत सारी रोटी बची हुई है। देयर वॉज ए लॉट ऑफ रेन लास्ट नाइट, कल रात बहुत बारिश हुई थी। देयर वर 20 पीपल एट द मीटिंग, बैठक में 20 लोग थे, ऐसा क्वांटिटी बताने के लिए। उसके बाद जब वर्ब इंपॉर्टेंट होता है, कई बार सब्जेक्ट में एडवर्ब की जगह वर्ब इंपॉर्टेंट होता है, तब भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि देखो, देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन द विलेज, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। तो यहां पर इस बात पर स्ट्रेस है, उस बूढ़े आदमी के रहने की क्रिया पर स्ट्रेस है। तो देयर लिव्ड, देयर वॉज एन, जैसा भी हम कहते देयर वॉज एन ओल्ड मैन इन द विलेज, वैसा ही देयर लिव्ड रहा करता था, रहता था। देयर केम ए फ्लड इन द रिवर, यहां केम शब्द के ऊपर स्ट्रेस दिया गया है कि बाढ़ आई, नदी में बाढ़ आई। देयर केम अ फ्लड इन द रिवर। देयर स्प्रेड ए राइट थ्रू आउट द स्टेट, यहां जो स्प्रेड वर्ड है उस पर जोर दिया गया है। देयर पार्टिसिपेटेड सम 50 प्लेयर्स इन द गेम, यानी लगभग 50 खिलाड़ियों ने खेल में भाग लिया। स्टोरी को इंट्रोड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। वंस देयर वॉज ए फार्मर, वंस यानी कभी, किसी समय की बात है या एक समय की बात है। वंस देयर वॉज ए फार्मर, एक समय की बात है, एक किसान था। देयर वॉज ए घोस्ट ऑफ एन ओल्ड लेडी इन दिस हाउस, इस घर में एक बूढ़ी और महिला का भूत था। तो ये इस प्रकार की जब हम स्टोरी नैरेट करते हैं तब भी हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। कोई आइडिया, कोई उम्मीद, कोई एश्योरेंस,
कोई आशंका फेल्यूर की, ऐसी जब बात होती है तब भी देयर का इस्तेमाल होता है। जैसा देयर विल बी नो सच प्रॉब्लम नाउ, यानी ऐसी एक उम्मीद है कि अब कोई समस्या नहीं होगी। देयर विल नॉट बी पीस इन द मिडिल ईस्ट, यानी मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में शांति नहीं होगी। तथ्यों को नकारने का कोई सवाल नहीं है। इसी को ट्रांसलेट किया है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिनाइंग द फैक्ट्स। इस प्रकार के सेंटेंसेस जब हम कोई एश्योरेंस बताते हैं, कोई आशंका बताते हैं, देयर इज नो होप इन दिस मैटर, ऐसा भी कह सकते हो कि इस मामले में कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे टाइप के सेंटेंस होते हैं। जब हमको किसी टू इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट बताना होता है तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नथिंग टू डू इन द विलेज। अब यहां नथिंग टू डू, किसके लिए नथिंग टू डू है ये नहीं बताया गया है। ये बताया गया कि गांव में करने के लिए कुछ नहीं है। किसके द्वारा करने के लिए, ये बात नहीं कही है, तो देयर इज नथिंग टू डू इन द विलेज। लेकिन अगर कहना हो कि बच्चों के लिए करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे देयर इज नथिंग फॉर द चिल्ड्रन टू डू इन दिस विलेज या इन द विलेज। देयर वॉज प्लेंटी फॉर अस टू रीड इन द अपार्टमेंट। हमारे लिए, फॉर अस, प्लेंटी यानी बहुत सारा, पढ़ने के लिए, हमारे लिए पढ़ने के लिए अपार्टमेंट में बहुत कुछ था, मकान में बहुत कुछ था। देयर वॉज नथिंग फॉर देम टू वॉच ऑन टेलीविजन। टेलीविजन में देखने के लिए उनके लिए कुछ नहीं था, उनके पास कुछ नहीं था, फॉर देम। देयर इज लॉट ऑफ वर्क फॉर यू टू डू। फॉर यू है तुम्हारे लिए, देयर इज लॉट ऑफ वर्क, बहुत काम है तुम्हारे लिए करने के लिए वहां पर। इस प्रकार का, तुम्हारे पास करने के लिए बहुत काम है, तुम्हारे पास या तुम्हें करने के लिए बहुत काम है, ऐसे इसका ट्रांसलेशन हो सकता है। जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, सम, एनी, नथिंग, लाइक इस टाइप के, वन, इस टाइप के, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में, एक्सप्रेशन के साथ में कोई एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी आ जाए और टू इन्फिनिटिव आ जाए तो कैसे होता है। देयर इज नथिंग टू डू इन द विलेज, गांव में करने के लिए कुछ नहीं है। अपार्टमेंट में पढ़ने के लिए बहुत कुछ था। देयर वॉज प्लेंटी टू रीड इन द अपार्टमेंट। देयर वॉज नथिंग टू वॉच ऑन टेलीविजन। अब यहां पर इनडेफिनिट प्रोनाउन है, कोई बताया नहीं है कि किसके लिए। डेफिनेट प्रोनाउन का इस्तेमाल या डेफिनेट नाउन का इस्तेमाल या किसी व्यक्ति विशेष का इस्तेमाल जिसे सुनने वाला जानता है, उसके लिए हम इंट्रोडक्टरी देयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे देयर इज योर सन इन द पार्क, ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। तुम्हारा बेटा पार्क में है, इसको हम सिंपली कहेंगे कि योर सन इज इन द पार्क। हम ये नहीं कह सकते कि देयर इज योर सन इन द पार्क, क्योंकि योर सन ये एक डेफिनेट नाउन है या डेफिनेट व्यक्ति की बात हो रही है। देयर इज सीता इन द हाउस, ऐसा नहीं कह सकते हैं, इट इज रॉन्ग सेंटेंस। देयर इज शी इन द हाउस, क्योंकि शी जो कहा गया है वो भी एक महिला या लड़की के लिए खासतौर पर कहा गया है, किसी जिसे हम जानते हैं, कोई सुनने वाला भी जानता है, बोलने वाला भी जानता है। देयर इज शी इन द हाउस नहीं होगा, देयर इज सीता इन द हाउस नहीं होगा। हम कह सकते हैं शी इज इन द हाउस या सीता इज इन द हाउस। ध्यान में रखना है कि इज एम आर, या यानी कि बी प्लस नो प्लस नाउन अगर कुछ आता है तो बी प्लस नॉट और उसके बाद में अ या ए नंबर वर्ड कोई भी आएगा, प्लस नाउन आएगा। जैसे देखो, देयर इज नो स्नेक इन द वेल, यानी कुएं में कोई सांप नहीं है या कुएं में सांप नहीं है, तो देयर इज नो स्नेक इन द वेल। देयर इज नॉट अ स्नेक इन द वेल, नॉट के बाद ए आ गया है, इस नो का ट्रांसलेशन नॉट ए, और कोई जो भी नाउन देना है वो आ गया इसके बाद में। देयर इज नॉट अ हॉर्स इन द फील्ड या देयर इज नो हॉर्स इन द फील्ड, इसका ट्रांसलेशन मैदान में कोई घोड़ा नहीं है, ऐसा हो जाएगा। देयर आर नॉट 8 चिल्ड्रन इन द स्कूल, मतलब स्कूल में 8 बच्चे नहीं हैं। देयर आर नो पीपल इन द पार्टी, देयर आर नॉट एनी पीपल इन द पार्टी या देयर आर्ट एनी पीपल इन द पार्टी, यानी पार्टी में कोई लोग नहीं है। देयर आर्ट एनी ट्री इन माई स्ट्रीट, यानी मेरी गली में
कोई पेड़ नहीं है। देयर आर नो ट्रीज इन माई स्ट्रीट, देयर विल नॉट बी ट्रीज हियर, यहां पेड़ नहीं होंगे। देयर विल नॉट बी ट्रीज, ये चूंकि प्लूरल है इसलिए यहां अ जैसा नंबर वर्ड नहीं आ रहा है, सिंपल प्लूरल बात हो रही है, तो हम कहेंगे कि देयर विल नॉट बी ट्रीज हियर। यहां कोई न्यूमेरिकल दिखाने वाला वर्ड नहीं है। कभी कभी कुछ एम्फेसिस देने के लिए या कुछ डायरेक्ट करने के लिए, अटेंशन, सुनने वाले का ध्यान आकर्षित करने के लिए देयर का और हियर का इस्तेमाल होता है। ये सेंटेंसेस अक्सर एक्सक्लेमेटरी होते हैं और इसमें कुछ भावना व्यक्त की जाती है। जिस भाषा के अंदर जो भी शब्द आते हैं किसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए, वैसा उसका इस्तेमाल होता है। वहां पर देयर का इस्तेमाल तब होता है जब किसी दूर की चीज को बताया जा रहा है, दूर की चीज की ओर आपका ध्यान खींचा जा रहा है, या आपसे दूर कोई चीज जा रही है उसको बताने के लिए किया जा सकता है। हियर का इस्तेमाल आपके नजदीक कोई चीज है या आपके नजदीक आ रही है कोई चीज, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। और इसमें कोई ऐसा शब्द बोला जाता है हिंदी में वगैरह कि जिसका एज सच तो कोई मीनिंग नहीं निकलता, लेकिन वो उस तरफ ध्यान खींचने के लिए पर्याप्त होता है। जैसे देखिए, हिंदी में हम लोग कई बार बोलते हैं लो ऐसा हो गया, वो देखो वो आ रहा है, या वो देखो ट्रेन छूट गई, और भी बोलते हैं कई बार कि और ये दुल्हन आ गई है, या इस ढंग के सेंटेंसेस होते हैं। देयर गोज द मेलमैन या पोस्टमैन, यानी लो भाई वो पोस्टमैन जा रहा है, देखो वो पोस्टमैन जा रहा है। इस ढंग से जब बात करना तो देखो या लो और वो पोस्टमैन जा रहा है, इस प्रकार से जब हम बोलते हैं ध्यान खींचने के लिए, तो देयर गोज द मेलमैन, यानी वो देखो मेलमैन जा रहे हैं, का जो व्यक्ति होता है डाकिया, वो जा रहा है। देयर गोज द बेल, यानी लो घंटी बज गई, देयर गोज द बेल। अब ये लो और देखो इसका कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं सुनने वाले का ध्यान खींचने के लिए। तो देखो लो घंटी बज गई या देखो घंटी बज गई। हियर कम्स द ट्रेन, वो देखो ट्रेन आ रही है, या हियर कम्स द ट्रेन, यानी और देखो भाई ट्रेन आ गई या वो ट्रेन आ गई है। इस ढंग से हम जब बोलते हैं एक प्रकार का एक्सक्लेम करते हैं इसमें, तो एक्सक्लेमेटरी टाइप के सेंटेंसेस होते हैं और इसलिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी इसके बाद में आता है। हियर कम्स द ब्राइड, हियर कम्स द ब्राइड यानी लो भाई दुल्हन आ गई, यानी अभी तक जिसका इंतजार कर रहे थे सब लोग, तो वो चीज अभी हो गई, लो दुल्हन आ गई। हियर वी गो अगेन, अब यहां देखिए हियर वी गो अगेन यानी फिर से, इसका माने तो है हम फिर से जाते हैं या फिर से जा रहे हैं, ऐसा हो जाएगा शाब्दिक अर्थ इसका। लेकिन और हम चलें अभी, और हम चलते हैं, हियर वी गो अगेन, ऐसा इसका कुछ मीनिंग होता है। देयर स्टैंड्स द ओल्ड ओक ट्री, तो देखो वहां पुराना ओक का पेड़ खड़ा है। देयर शी गोज, यानी देयर शी गोज यानी वो जा रही है, या देखो वो जा रही है। इस प्रकार से जब हम बोलते हैं या और वो जा रही है, ऐसे टाइप का जब बोला जाता है एक्सक्लेम करते हुए, तब ऐसे वाक्य बोले जाते हैं। हियर्स द प्लान, ये रहा प्लान या ये रही योजना, या ये है योजना और ये है योजना, इस टाइप से बोलना होता है हिंदी में, तब हम बोलते हैं हियर इज द प्लान। देयर इट इज, हियर दे आर, हियर यू आर, ऐसा भी बोलते हैं कि अब तुम ठीक कह रहे हो, हियर यू आर, इस ढंग से बोलते हैं। हियर दे आर, लो नायक आ रहा है, हियर कम्स द हीरो, तो लो नायक आ रहा है ऐसा हम बोलते हैं, या हीरो आ रहा है, और देखो हीरो आ रहा है, इस ढंग से जब बोलते हैं तो हियर कम्स द हीरो, ऐसा इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में होता है। देयर इट गोज, और वो जा रहा है या वो कोई चीज जा रही है। याद रहे ये जैसा कहना हो कि ये रहे तुम्हारे बाकी पैसे, या ये रही चेंज आपकी, तो हियर इज योर चेंज, हियर आर योर टिकट्स, यानी ये रहे आपके टिकट। इस ढंग के सेंटेंसेस हम एम्फेसाइज करने के लिए
या ध्यान खींचने के लिए देयर के इस्तेमाल से प्रयोग में लाते। कुछ मिसलेनियस सेंटेंसेस दिए हैं, जैसे कि देयर हैज टू बी सम डिसिप्लिन इन द क्लास, देयर शुड बी सम डिसिप्लिन इन द क्लास, यानी कक्षा में अनुशासन होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता, देयर कैन बी नो डाउट अबाउट इट, देयर सीम्ड नो इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन, देयर सीम्ड यानी लगा, देयर सीम्ड यानी लगा, कोई स्थिति में सुधार नहीं दिखाई दे रहा था या स्थिति में सुधार नहीं लगा, नहीं महसूस हुआ, इस ढंग से। पोस्ट ऑफिस के सामने स्कूल क्यों नहीं था, अच्छा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहना है तो वाई वॉज देयर, देयर वॉज का उल्टा कर दिया, देयर और वॉज की पोजीशन बदल दी, क्योंकि देयर यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो वाई वॉज देयर या वाई वॉजंट देयर अ स्कूल इन फ्रंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, इस ढंग से। व्हाट वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के सामने क्या था। वेयर वॉज द स्कूल, स्कूल कहाँ थी या स्कूल कहाँ था, जैसे चाहे कह लो। इज देयर ए टेबल, या कहीं पर भी किसी जगह पर, तो हाँ है, नहीं है तो यस देयर इज, हाँ है, नो देयर इजंट एनी, देयर इजंट भी कह सकते हो, देयर इजंट एनी भी कह सकते हो कि कोई नहीं है या नहीं है कोई। आर देयर एनी कॉट्स इन द रूम, आर देयर एनी कॉट्स, यहाँ पर प्लूरल की इंक्वायरी की जा रही है कि कमरे में कोई खटिया है, प्लूरल, क्या कमरे में कोई खाट नहीं है। आर देयर एनी कॉट्स इन द रूम या आरंट देयर एनी कॉट्स इन द रूम, इस ढंग से। यस देयर आर, हाँ है, नो देयर आंट, देयर आंट या देयर आरंट भी कहते हैं, नो देयर आरंट एनी ऐसा भी कह सकते हो। देयर हैज बीन ए लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन दिस सब्जेक्ट, यानी इस विषय पर चर्चा होती रही है या हुई है, इस ढंग से इसको कह सकते हैं। यहां मैं इसको समाप्त कर रहा हूं। एक और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है जिसे हम इट कहते हैं, IT इट, जो प्रोनाउन नहीं होता वहां पर और एक सब्जेक्ट का काम करता है और सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए काम में आता है, उसको हम लेक्चर नंबर 38 में डिस्कस करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल and offer your comments for improvement. Thank you very much.